इराक में अगवा 46 भारतीय नर्सों की वतन वापसी की खबर से पूरे देश ने राहत की सांस ली है। भारतीय नर्सों को भारत लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई है। सभी भारतीय नर्सों को पहले इराक के अरबिल शहर से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास लाया गया, जहां से इन्हें विशेष विमान में बिठाया गया। इराक में फंसी भारतीय नर्सों को ISIS के आतंकवादियों ने मोसूल में बंधक बनाकर रखा था। इससे पहले उन्हें तिर्कित के अस्पताल से जबरदस्ती सड़क रास्ते से मोसूल लाया गया। माना जा रहा है कि भारत सरकार और इराक में मौजूद भारतीय अधिकारियों की सूझबूझ की वजह से ISIS ने भारतीय नर्सों को छोड़ने का फैसला किया। भारतीय नर्सों की रिहाई और भारत वापसी की खबर पाते ही केरल में मौजूद उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। केरल की तूतीकोरन की भी कुछ नर्सें इराक में फंसी थी। हालांकि अब उनका परिवार राहत की सांस ले रहा है और अपनों के भारत लौटने पर राज्य और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा है। भारतीय नर्सों की रिहाई और भारत लौटने पर देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी खुशी जाहिर की है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। 46 नर्सों के आतंकवादियों के कब्जे से छोड़े जाने की खबर की पुष्टि विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार दोपहर ही कर दी थी। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक बजट सत्र से पहले बुलाई गई है, लिहाजा इसका महत्व बेहद खास है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष का मामला सबसे गर्म रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का लगातार दावा है कि ये पद उसे ही मिलना चाहिए। संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर आज कांग्रेस की भी बैठक है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हिस्सा ले रही हैं। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। महंगाई, विदेश नीति और जजों की नियुक्ति को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सरकार पर बजट सत्र में हमला बोलने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के सियासी रिश्तों की टकराव की खबरों के बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उद्धव ने बीजेपी शिवसेना में बढ़ती दूरियों की खबरों को खारिज किया है और कहा है कि किसी भी वरिष्ठ नेता ने गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही है। उद्धव ने यह भी साफ किया कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन बाला साहब ठाकरे और अटल आडवाणी के वक्त से चला रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी शिवसेना का गठबंधन जारी रहने का समर्थन किया है। लता मंगेशकर ने कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना सत्ता में आती है तो उन्हें बेहद खुशी होगी। स्वर साम्राज्ञी एक किताब विमोचन में शामिल होने पहुंची थी, जहां उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस एनसीपी में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई बढ़ती जा रही है। एनसीपी के अजित पवार ने आने वाले विधानसभा चुनाव में 288 में से 144 सीटों की मांग की है। अजित पवार ने कहा है कि अब लोकसभा में कांग्रेस से हमारी ज्यादा सीटें हैं, लिहाजा 144 सीटों पर हमारी मांग जायज है। ऐसा नहीं होने पर 288 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए भी एनसीपी तैयार है। बिहार में आज विधानसभा के स्पीकर जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेंगे। इनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इन 4 विधायकों के नाम हैं ज्ञानेंद्र सिंह, रविंदर राय, नीरज बबलू और राहुल शर्मा। इन सभी 4 विधायकों ने राज्यसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ वोट किया था। इसके अलावा जेडीयू विधायक अजीत कुमार को भी पार्टी ने 3 दिन पहले क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर नोटिस भेजा है। बीजेपी एमएलए नहीं चाहते कि दिल्ली में फिर से चुनाव हो। बीजेपी नेता जगदीश मुखी ने दावा किया है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मौजूदा विधायक भी चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलकर फिर से दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की हो, लेकिन जगदीश मुखी ने दावा किया है कि खुद केजरीवाल के विधायक फिर से चुनाव नहीं चाहते हैं। हरियाणा सरकार के राज्य में सिखों के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए अकाली दल नेता और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ये सिखों का मामला है, लिहाजा फैसला भी सिख समुदाय ही करेगा। हरियाणा सरकार पर बादल ने राजनीति करने और फूट डालने का आरोप लगाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अपने एक दिन के दौरे पर कल कटरा उधमपुर रेल मार्ग का उद्घाटन किया। इसके बाद दोपहर में मोदी श्रीनगर पहुंचे और वहां जवानों से मिलकर सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। बाद में प्रधानमंत्री ने उरी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। यूपी में एक खास जाति के लोगों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेहरबानी का आज तक ने खुलासा किया है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से साफ हो गया है कि यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में सिर्फ यादव जाति के उम्मीदवारों को बम्पर नंबर दिए गए। आज तक के पास मौजूद दस्तावेजों से यादव छात्रों को मिल रही मेहरबानी की पोल खुली है। ज्यादातर उम्मीदवारों को 200 में से 136 से 140 अंक मिले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इंटरव्यू बोर्ड के पूर्व सदस्य ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया कि कोडिंग के बावजूद जमकर गोरख धंधा होता है, क्योंकि मेंबर पहचानते हैं उम्मीदवारों का चेहरा। हालांकि यूपी पीसीएस के सचिव अनिल कुमार यादव ने सफाई दी कि आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी है और उम्मीदवारों को योग्यता के हिसाब से ही अंक मिलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में घोटाले की बात कहने के बाद अब सीएजी ने कहा है कि इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में भी करोड़ों की धांधली की गई है। कैग के मुताबिक महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए 1152.20 करोड़ रुपए राज्य के खजाने से निकाले गए, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 1017.37 करोड़। बाकी वजह 130 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। सीएजी के आरोप सीधे सीधे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार की ओर हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में पुलिस भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में एसटीएफ ने चार्जशीट पेश कर दिया है। करीब 1400 पेज की चार्जशीट में दिग्गज बीजेपी और कांग्रेस नेताओं सहित सरकारी अफसर और दलालों के नाम हैं। इनमें आरोपी 13 लोग पहले से ही जेल में हैं और 29 आरोपी जमानत पर हैं। हरिद्वार में संत साधुओं की बैठक में साईं भक्तों को चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी में कहा गया है कि साईं भक्त शंकराचार्य के खिलाफ बयानबाजी बंद करें, वरना मंदिरों में साईं की मूर्तियों को तोड़ा जाएगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद फिर साईं पर बरसे और कहा कि साईं पूजा सनातन संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र है। स्वरूपानंद ने ये भी कहा कि चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। संतों की धमकी और शंकराचार्य के बयान के बाद साईं भक्तों ने भी कड़े तेवर अपना लिए हैं। दिल्ली में लोधी कॉलोनी साईं मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजेंद्र बाबा ने कहा कि इतने बड़े गुरुजी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। साईं मूर्ति तोड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यूपी के मुरादाबाद में कांठ इलाके में रेलवे लाइन के आसपास पुलिस और लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों ओर से जमकर पत्थर चले, जिसमें कई लोग घायल हुए। मुरादाबाद के डीएम को भी चोट लगी। इस मामले की शुरुआत एक धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतारे जाने के मुद्दे पर हुई थी। बीजेपी ने ऐलान किया है कि मुरादाबाद के कांठ में सुबह 11 बजे महापंचायत होगी। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी थी। महापंचायत के लिए जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का काम शुरू हो गया। कांठ की सीमा सील कर दी गई। बीजेपी सांसद नेपाल सिंह, सत्यपाल सैनी, कंवर सिंह तंवर और सर्वेश कुमार सिंह के साथ विधायक संगीत सोम को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। हालांकि देर शाम उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रीति जिंटा बदसलूकी मामले में आज मुंबई पुलिस कुछ और गवाहों और चश्मदीदों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इनमें वो 9 लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में नेस वाडिया ने पुलिस को जानकारी दी थी। इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी यासीन भटकल ने जांच एजेंसियों को कहा है कि 13 जुलाई मुंबई धमाकों का उसे कोई मलाल नहीं है। यासीन ने कहा कि इन धमाकों से वो पूरी तरह संतुष्ट है। भटकल इस वक्त महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में है और उसने अपना ये बयान डीसीपी रैंक के अधिकारी के सामने दिया है। महाराष्ट्र में मेगमोस संगठन के करीब 12,000 सरकारी डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार के तनख्वाह बढ़ाने का आश्वासन पूरा न किए जाने के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में एक मनचले ने एक लड़की पर 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार चाकुओं से वार किया। प्रदीप नाम का शख्स लड़की को करीब 2.5 साल से परेशान कर रहा था। लड़की के परिजनों के थाने में एफआईआर के बावजूद वो खुलेआम घूमता था। इतना ही नहीं, वो हमेशा लड़की और उसके परिवार वालों को
धमकियां भी देता था। लड़की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही है। पुलिस ने आरोपी प्रदीप को जेल भेज दिया है। हरियाणा में यमुनानगर के एक पॉश इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने अपनी बेटी के साथ जा रही एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। कामचोर हो चुकी यमुना पुलिस मौके पर पहुंची तो जरूर, लेकिन अधिकारियों को जांच में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक पड़ोसी ने छात्र की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना को लेकर पूरे इलाके में मातम का माहौल है। यूपी के शामली में एक ब्लेडमैन का आतंक पसरा हुआ है। ये ब्लेडमैन अब तक छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता आया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है, लेकिन ब्लेडमैन को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम जरूर घोषित किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में साइड न देने पर हुए विवाद को लेकर एक शख्स की आंख फोड़ दी गई। पुलिस पीड़ित का जीटीवी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मामले की जांच कर रही है। वारदात के बाद से दोनों बाइक सवार आरोपी युवक फरार हैं। दिल्ली में पालतू कुत्तों की लड़ाई में 2 परिवार भी झगड़ पड़े और ऐसे झगड़े कि एक शख्स की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। कुत्तों की मामूली लड़ाई के बाद शुरू हुए खूनी संघर्ष और 2 पड़ोसी परिवार सदा के लिए दुश्मन बन गए। 45 साल के एक शख्स की मौत हो गई तो 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में विपुल जुनेजा नाम के एक शख्स ने मुंबई की स्टेज शो एक्ट्रेस के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने जबरदस्ती उससे संबंध बनाए। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इटावा में नई दिल्ली से कानपुर जा रही श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन से लड़की को फेंकने का मामला सामने आया है। वारदात में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक लड़की आसाम की रहने वाली थी जो दिल्ली में नौकरी कर रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के कैमूर में भारी मात्रा में अवैध शिक्षकों की नियुक्ति का खुलासा हुआ है। यहाँ के अधौरा प्रखंड के चफना मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने 2 ऐसे शिक्षकों को 6 साल के पढ़ाने का चेक वेतन के रूप में जारी कर दिया, जिनकी न तो विद्यालय में नियुक्ति हुई और न ही उन्होंने स्कूल में कभी पढ़ाया था। मामले की जांच चल रही है। ब्राजील में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। कल खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को 1-0 से हरा दिया। मैट्स हम्मस ने हेडर गोल दागकर जर्मनी को बढ़त दिलाई, जो आखिर तक कायम रही। दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मेजबान ब्राजील ने कोलंबिया को 2-1 से हरा दिया। मैच के 7वें मिनट में ब्राजील के थियागो सिल्वा ने गोल दागकर ब्राजील को बढ़त दिलाई। 59वें मिनट में लुइस ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। कोलंबिया के लिए एकमात्र गोल जेम्स रोड्रिग्स ने पेनल्टी शॉट से किया। अब सेमीफाइनल में ब्राजील का मुकाबला जर्मनी से होगा। ब्राजील की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन उनके स्टार खिलाड़ी नेमार अब वर्ल्ड कप में आगे के मैच नहीं खेल पाएंगे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान उनकी कोलंबिया के खिलाड़ी जुआन जोनिगा से भिड़ंत हो गई थी, जिससे वो चोटिल हो गए थे। नेमार को सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन रिकवरी में अभी कुछ वक्त लग सकता है। विंबलडन टेनिस मुकाबले में मेंस सिंगल्स के फाइनल में 7 बार के चैंपियन रोजर फेडरर का मुकाबला 2011 के विजेता और नंबर 1 वरीयता वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से होगा। पहले सेमीफाइनल में जोकोविच ने बुल्गारिया के दिमित्रोव को 4 सेटों में हराया, जबकि फेडरर ने कनाडा के मिलास रोवेनिक को 3 सीधे सेटों में मात दी। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। विंबलडन में भारत के दिग्गज टेनिस स्टार लिएंडर पेस चेक गणराज्य के अपने जोड़ीदार राडेक स्टेपानेक के साथ मेंस डबल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में हार कर बाहर हो गए। इसके साथ ही पेस का विंबलडन में दूसरी बार खिताब जीतने का अभियान भी इस साल खत्म हो गया। पेस स्टर्नेप की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को कनाडा के वासेक पोस्पिसिल और अमेरिका के जैक सोक ने सीधे सेटों में 6-7, 3-6 और 4-6 से हरा दिया।